पटना में रहकर नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा संवेदना के संदिग्ध बलात्कार और हत्या के मामले में पटना पुलिस के बड़े अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई जानकारी दी, लेकिन मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। वहीं पुलिस के जवाब के बाद कहानी सुलझती नहीं दिख रही है। जहानाबाद की बेटी संवेदना की मौत के 24वें दिन पटना पुलिस एक बार फिर मीडिया के सामने आई। पटना पुलिस के बड़े अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन मीडिया के सवालों के जवाब नहीं दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने अब तक की जांच की स्थिति बताई और ये माना कि शुरुआती जांच में पटना पुलिस के अफसरों से गलती हुई। चित्रगुप्त नगर थाना की एसएचओ रोशनी कुमारी की ओर से लापरवाही बरती गई। कदमकुआं थाना के इंचार्ज पर भी लापरवाही का आरोप है, जिनके खिलाफ एक्शन लेते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। जब 6 तारीख को सब इंस्पेक्टर के द्वारा विजिट किया गया था और उसमें जो कदमकुआं थाना में प्रभार में जो चल रहे थे उनको तुरंत इसके बारे में सूचना चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी को देना चाहिए था और जो चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी उनको भी इसमें कार्रवाई करनी चाहिए थी, इसलिए उन पर अभी अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है। हालांकि पुलिस ने यह भी कहा कि पहले दिन परिवार के लोगों ने ही पुलिस कार्रवाई से इनकार किया था। प्रभात मेमोरियल अस्पताल की सूचना पर एफआईआर दर्ज हुई। हालांकि बाद में घर वालों ने 9 जनवरी को पुलिस को कॉल कर बुलाया। अग्रता अनुसंधान में बात निकल के आई कि जब इनको प्रभात मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ पे ये कोशिश की गई कि पुलिस केस दर्ज ना हो, परंतु प्रभात मेमोरियल के द्वारा 6 तारीख को एमएलसी काटा गया और थाना को इसके बारे में सूचना दी गई। मामले में जांच आगे बढ़ी और लामा रिपोर्ट के साथ साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई तरह के खुलासे हुए, जिसमें सबसे अहम ये बात है कि पीड़िता के कपड़ों पर स्पर्म की पुष्टि की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यौन हिंसा की आशंका जाहिर की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मंतव्य में यौन हिंसा की संभावना से इनकार नहीं किया गया। पुलिस का कहना है कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन छात्रा रात में 2 बार कमरे से कुछ मिनट के लिए बाहर आई, लेकिन उसके कमरे में कोई नहीं गया। पुलिस ने यह भी कहा कि जांच में सीसीटीवी फुटेज के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ की बात सामने नहीं आई है। हालांकि पुलिस की पीसी के बाद भी मौत की गुत्थी सुलझती नहीं दिख रही और कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि शुरू में पटना पुलिस ने जल्दबाजी में बयान क्यों दिया? केस दर्ज होने के 3 दिन बाद हॉस्टल क्यों पहुंची पुलिस? थानेदार ने जांच के लिए पहले अपने चालक को हॉस्टल क्यों भेजा? दुष्कर्म की आशंका के बाद भी कपड़े क्यों नहीं जब्त किए गए? पुलिस ने हॉस्टल और छात्रा के कमरे को सील क्यों नहीं किया? जांच में वैज्ञानिक साक्ष्यों से क्या निष्कर्ष निकला? न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना में नीट की छात्रा संवेदना मौत मामले में पटना एसएसपी ने सीसीटीवी फुटेज से किसी तरह के छेड़छाड़ से इनकार किया। पटना एसएसपी ने कहा कि हॉस्टल से जुड़े सीसीटीवी फुटेज की जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया। इसमें रिपोर्ट आई है कि फुटेज में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई है। एसएसपी ने बताया कि 5 जनवरी को पीड़ित जब अपने कमरे में गई थी, उसके बाद रात को 2-2 मिनट के लिए बाहर आई थी। इसके बाद कमरा बंद हो गया था, जिसे अगले दिन हॉस्टल के गार्ड ने खोला था। तो ये सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं जिस दिन इस नीट छात्रा को बेहोशी की हालत में एक शख्स उसे अपनी गोद में लेकर बाहर आते हुए दिखाई दे रहा है। एक हलचल से मस्ती है, भागम भाग होती है। हालांकि इसको लेकर कहा जा रहा है कि किसी तरीके से छेड़छाड़ नहीं हुई है। हॉस्टल का जो सीसीटीवी फुटेज है उससे संबंधित डीवीआर को सीज किया गया और डीवीआर का एनालिसिस के लिए एफएसएल में भेजा गया, जहां से एफएसएल के द्वारा कंफर्म कराया गया कि ये जो वीडियो है वो लगातार है और इस वीडियो में कहीं भी किसी तरह का भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। ये वीडियो जो है वो पूरे अलग जगहों का लगाया गया है, जो जितने भी रास्ते हैं सब जगह कवर करता है। इसमें जब देखने से ये पाया गया कि दिनांक 5 तारीख को दोपहर के करीब 3:30 बजे के आसपास पीड़िता हॉस्टल में ही रहने वाली एक अन्य लड़की के साथ हॉस्टल में आती है, स्टेशन से यहाँ पहुँचती है और अपने कमरे में जाती है। कमरे पे जो गेट एंट्री है उस पर फुटेज वगैरह है। इसमें दिखाया जाता है कि वो केवल 2 बार 2-2 मिनट के लिए निकलती हैं, जो बाथरूम जाती हैं और वापस आ जाती हैं
और उसके बाद कंटिन्यूसली जो है वो अपने कमरे में ही रहती हैं। उनको अपने कमरे से ना कभी निकलते देखा गया, ना ही किसी अन्य लड़कियों के द्वारा ये सूचित किया गया कि ये कोई व्यक्ति वहाँ पे आया है। नीट की छात्रा संवेदना की मौत मामले पर डीजीपी विनय कुमार का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि नीट छात्रा मौत मामले में संबंधित हॉस्टल पर कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया था। पुलिस को जो भी जानकारी मिली वो हॉस्पिटल से मिली। उन्होंने कहा कि हॉस्टल संचालिका चाहती तो डायल 112 को भी बता सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए उनके खिलाफ भी हम लोग एक्शन लेंगे, उनके हॉस्टल का लाइसेंस रद्द करवाएंगे। तो थाना को निश्चित रूप से जो मैनेजमेंट है वहां का हॉस्टल का, उसकी यह जिम्मेवारी है कि यदि सामान्य से सामान्य घटना होती है उसकी भी जानकारी थाना को दें, क्योंकि यह बच्चियों की सुरक्षा और उनके सुरक्षित भविष्य का सवाल है। इसलिए सूचना देने में कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। अभी जो घटना हुई है उसमें यह पाया गया कि पुलिस को सूचना देने में काफी विलंब हुआ। ये हॉस्टल की भी जिम्मेवारी है, इसके लिए उन पे कार्रवाई की जाएगी और उनको हॉस्टल चलाने के जो लाइसेंस है उसको कैंसिल किया जाएगा। शी कैन नॉट रन एनी हॉस्टल इन पटना। हम लोग इंश्योर करेंगे कि जो भी संचालिका है जिसमें घटना हुई है उन्होंने पेरेंट्स को खबर कर दिया, इसके संकेत मिले हैं, लेकिन पुलिस को एकदम ही नहीं खबर किया। डायल 112 को खबर कर सकते हैं, डायल 112 यहाँ पे अवेलेबल है, 10 मिनट के अंदर में हमारी डायल 112 पहुंच जाती है। बिहार में हॉस्टल की सुरक्षा को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी किया गया है। नए नियमों के अनुसार सभी गर्ल्स हॉस्टल और लॉज में 24 घंटे महिला वार्डन की नियुक्ति अनिवार्य होगी। इसके अलावा वार्डन, गार्ड, रसोइया और सफाई कर्मी समेत सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कराना जरूरी होगा। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हॉस्टल के मुख्य गेट, गलियारों, डाइनिंग एरिया और पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखनी होगी। वहीं नए दिशा निर्देशों की जेडीयू प्रवक्ता ने सराहना की और उम्मीद जताई कि इससे बेटियों की सुरक्षा बेहतर तरीके से हो सकेगी। वहीं आरजेडी और कांग्रेस प्रवक्ता ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए और ठोस कदम उठाने की मांग की है। विभाग ने जो एसओपी जारी किया है, जिसमें हॉस्टल में नियमित निगरानी, सीसीटीवी कैमरा, महिला वार्डन की नियुक्ति, सुरक्षा निगरानी के लिए महिला हेल्प डेस्क, तो 12 नंबर ऐप चलाने की ट्रेनिंग की व्यवस्था की गारंटी करने का निर्देश दिया गया है। यह सुरक्षा संबंधी मानक के लिए आवश्यक है। लेकिन अभी भी 25% कार्य हुआ है। अभी उनको बाकी का कार्य करना और हम लोग उन कार्यों को भी करवा के रहेंगे। उनको ये क्लियर करना चाहिए था कि इसको कौन सा डिपार्टमेंट कंट्रोल करेगा। महिला बाल विकास विभाग कंट्रोल करेगा, सामाजिक सुरक्षा विभाग कंट्रोल करेगा, और साथ ही साथ चूंकि उसमें बच्चियां जो रहती हैं वो 18 से कम वर्ष की रहती हैं, तो उसको भी लेकर एक विशेष प्रावधान करना चाहिए था। वाह, कमाल है। मतलब कोई भूखा शेर एक मेमने को कह रहा है कि आओ मेरे पास सुरक्षित रहोगे। असली गुनाहगार सरकार ही है। बेटियों का दुश्मन, बेटियों का लुटेरी ये सरकार है। नोच के खा रही है ये सरकार, इसलिए इसके झांसे में बेटियां ना आए। बिहार में हॉस्टल पर जारी दिशा निर्देश पर डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि अभ्या ब्रिगेड और पिंक मोबाइल टीम के जरिए हॉस्टल की जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी हॉस्टल का निबंधन पुराने नियम के मुताबिक है, जिसे लेकर नए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। उन्होंने छात्राओं की सुरक्षा को सर्वोपरि बताया। ये एक मैंडेटरी किया गया है इस गाइडलाइंस में कि किसी प्रकार की यदि घटना घटित होती है बच्चियों के साथ हॉस्टल के अंदर, तो इमीडिएटली पुलिस स्टेशन शुड बी इन्फॉर्म्ड, डायल 112 शुड बी कॉल्ड। तो इस प्रकार जो बच्चियां वहां रहती हैं वो यदि जा रही हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, रजिस्टर में पूरी एंट्री होनी चाहिए और बायोमेट्रिक अटेंडेंस होना चाहिए। मैंने सभी हॉस्टल्स में गाइडलाइंस में दिया है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस कंपलसरी होना चाहिए। छपरा के चर्चित सरिता हत्याकांड में एसआईटी ने घटना के मुख्य आरोपी और मृतका के पति सतेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मृतक सरिता के परिजनों को न्याय की उम्मीद जग गई है। 16 जनवरी 2026 की ये तस्वीर
अब भी आपकी जहन में जिंदा होगी। सारण के हरिहरनाथ थाना क्षेत्र से सामने आए इस सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिख रहा है कि गाड़ी से निकला शख्स महिला के शव को दरवाजे के बाहर फेंक कर चला जाता है। ये शव सरिता का था और फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति सत्येंद्र कुमार था, जैसा आरोप सरिता के मायके वालों ने लगाया था। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि जिस दारोगा की गाड़ी से शव फेंका गया वो गाड़ी बरामद हुई। दारोगा को सस्पेंड करते हुए अरेस्ट कर लिया गया और अब एसआईटी ने घटना के मुख्य आरोपी और मृत महिला के पति सत्येंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में मुख्य आरोपी जो सत्येंद्र था उसे पुलिस ने पटना से गिरफ्तार कर लिया। सरिता की हत्या के बाद से फरार चल रहे सत्येंद्र की गिरफ्तारी पटना से हुई है। एसआईटी को बड़ी कामयाबी हाथ में लगी है और जिसकी पुष्टि जो है वो सारण डीआईजी जो नीलेश कुमार है उन्होंने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। हालांकि सत्येंद्र को अभी लाया जाएगा और इसी थाने में हरिहरनाथ थाने में उसको लाया जाएगा। यहाँ पूछताछ होंगे, कई जो राज है वो सामने आएंगे। आरोपी पति सत्येंद्र के लिए सरिता के पिता और दादा ने कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। तो जो हो गया सो हो गया, लौट के थोड़े आ सकती है गाड़ी पे। तकलीफ है, तकलीफें है, फिर भी न्याय मिलना चाहिए। हाँ। अच्छा, लग रहा है कि न्याय मिलेगा। अब न्याय मिलेगा, उम्मीद है। सरिता की हत्या के बाद जिस ढंग से शव को उसके मायके में घर के दरवाजे पर फेंका गया, इस तस्वीर ने सबको हिलाकर रख दिया था। घर वालों ने सरिता के पति पर दहेज के लिए हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया था। न्यूज 18 के लिए छपरा से संतोष और वैशाली से प्रफुल्ल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में शानदार जीत का स्वाद चखने के बाद सत्ताधारी जेडीयू की नजर आरजेडी के उस एम यानी मुस्लिम फैक्टर पर है जिसे लालू यादव की पार्टी अपना कोर वोट बैंक मानती रही है। इसी कड़ी में आज दो खबर सामने आई। पहली आरजेडी के पूर्व विधायक रियाजुल हक राजू के जेडीयू ज्वाइन करने की और दूसरी खबर आरजेडी में जल्द बड़ी टूट का जेडीयू नेताओं की ओर से किया गया दावा, जिस पर आरजेडी की तरफ से पलटवार भी किया गया। सवाल है कि क्या जेडीयू मिशन एम को धार देते हुए आरजेडी को कमजोर करने की मुहिम में जुट गई है। पटना का जेडीयू दफ्तर पार्टी सिंबल वाली टोपी, सफेद और हरे रंग का पट्टा पहनाए जाते और फिर फूलों की बड़ी सी माला के साथ एक फ्रेम में खड़े जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और मंत्री श्रवण कुमार के साथ दिख रहे ये हैं रियाजुल हक राजू, जो आरजेडी के लंबे समय तक विधायक रह चुके हैं। लालू तेजस्वी की पार्टी के करीबी रहे रियाजुल के सुर जेडीयू में शामिल होते ही बदल गए और उत्साहित जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष भी कहने लगे कि ये तो शुरुआत है, आरजेडी में बहुत जल्द बड़ी टूट होने वाली है। अब वो गरीबों की पार्टी नहीं रह गई, पूंजीपति लोग जाते हैं और टिकट शाही लाट शाही उसमें है। इसलिए मैं अपने भी लोगों से पूरे बिहार में घूमकर आह्वान करूंगा कि आप लोग नीतीश जी के नेतृत्व में आइए। आरजेडी छोड़कर आज आए हैं, पार्टी का हिस्सा बन रहे जनता दल का, तहे दिल से इनका अभिनंदन करता हूं। रियाजुल हक राजू के जेडीयू का दामन थामते ही सियासत टूट के दावे पर घूमने लगती है। जेडीयू के कुछ और बड़े नेता नीरज कुमार और राजीव रंजन ने दावा किया कि बहुत जल्द आरजेडी में बड़ी टूट होगी। अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो अभी तो यह झांकी है जनाब रियाजुल हक साहब का ज्वाइनिंग तो एक झांकी है। सच है कि अभी फिल्म आना बाकी है। आने वाले दिनों में जो भगदड़ है वो आपको काफी बड़े आकार में दिखेगी। जेडीयू के दावे के बाद पलटवार आरजेडी की ओर से मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने किया। कहा, इस तरह के दावे को हम तवज्जो नहीं देते। राह चले लोगों का हम नोटिस नहीं लेते हैं। अब कोई घाट पर जा रहा है तो उसको हम क्या करें? कौन जा रहा है, कौन आ रहा है? जहां सिर्फ जल ही रहा है वहां कोई जा रहा है तो हमको क्या करने उसमें है? बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के बीच आरजेडी में टूट का जेडीयू भले दावा कर रही हो, पर आरजेडी की ओर से इसका पुरजोर खंडन किया गया है।
वैसे चुनावी तूफान के बाद शांत बिहार की सियासत में सत्ता पर काबिज नीतीश की पार्टी की नजर आरजेडी के उस एम फैक्टर पर है जिसके दम पर लंबे वक्त तक लालू प्रसाद की पार्टी ने शासन किया। तभी आने वाले समय में आरजेडी के और कमजोर होने का भी दावा जेडीयू की ओर से किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट।